Okay. Hello everyone. Today's new topic. Hello everyone. I'm Raghu from QHSC Concepts on YouTube, and today we will be covering a topic called as corrosion resistant alloy, which is called as CRA. And once again ये मैं हिंदी में करना चाहूँगा क्योंकि हिंदी ऑडियंस एंड इंग्लिश ऑडियंस हिंदी में बोलेगा तो आई थिंक हिंदी वालों को भी समझेगा और इंग्लिश वालों को भी समझेगा. सो अगर किसी का डिमांड होगा तो मैं इंग्लिश में करूँगा, वरना ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं ये इसको ठीक से समझने के लिए हिंदी में मैं इसको कवर करूँगा. सो करोजन रेजिस्टेंट अलॉय एक जिसको CRA कहा जाता है हमारे इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस एंड केमिकल इंडस्ट्री फील्ड में. एक CRA वो करोजन रेजिस्टेंट अलॉय एक यूजुअली ये पाइपिंग में यूज ज़्यादा होता है क्योंकि पाइपिंग में जो फ्लूइड है वो फ्लूइड से जो करोजन होता है वो या तो ये केमिकल एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है या बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई और केमिकल रिएक्शन की वजह से मटेरियल बहुत जल्दी ख़राब होता है. तो उसको रोकने के लिए इन लोगों ने जो एलॉय खास करके बनाया है वो पाइप CRA एलॉय कहा जाता है. इसका एलॉइंग एलिमेंट इंडस्ट्री में इसको कौन सा UNS नंबर है, इसको कैसे वेल्ड किया जाता है और इसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब हम लोग आज के टॉपिक में समझेंगे. सो जस्ट शुरू करते हैं. ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया है बट मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलता जाऊंगा. सो करोजन रेजिस्टेंट एलॉय में क्या क्या एलॉइंग एलिमेंट होता है. सो क्रोम होता है उसमें, स्टेनलेस स्टील, कोबाल्ट, निकल, आयरन, टाइटेनियम एंड मोलिब्डेनम, ये सब एलॉयज इसमें ज़्यादा होता है सो दैट उसका जो मटेरियल है इसका प्रोटेक्शन हो सके. किससे? केमिकल फ्लूइड से. ऑयल एंड गैस जब हम लोग ऑयल एंड गैस सेपरेशन करते हैं फिर रिफाइनरी में वहाँ पे, या कोई केमिकल इंडस्ट्री हो सकता है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है. तो देखते हैं हम लोग यूसेज लास्ट कुछ 2-3 स्लाइड्स के बाद यूसेज भी आएगा. सो करोजन रेजिस्टेंट एलॉय ये इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, ये एलॉइंग एलिमेंट्स के साथ रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए हेल्थ, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, ये सब फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि इसका जो इसका क्वालिटी है, इसका एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू करोजन अटैक. सो करोजन से इसका बहुत अच्छा अटैक रेजिस्टेंस करता है ये मटेरियल, मतलब स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा, ड्यूप्लेक्स से भी ज़्यादा, यस उससे भी ज़्यादा. मतलब ये क्या किया इन्होंने, इसको एक डिज़ाइन किया है इसके लिए कि ये रेजिस्ट कर सके. फिर स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग से ये रेजिस्ट करता है ज़्यादा, मतलब उसको फाइट करता है. और ये फैब्रिकेशन और वेल्डिंग के लिए आसान है, ज़्यादा आसान नहीं है बट फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से ये आसान किया जा सकता है ये पूरा प्रेजेंटेशन. सो जनरली CRA प्री इंजीनियरिंग फेज़ में, डिज़ाइन फेज़ में ही इसका मतलब डिज़ाइनर को ये तय करना है कौन से लाइन में CRA यूज़ होगा, कौन सा लाइन में स्टेनलेस स्टील यूज़ होगा, कौन सा लाइन में कार्बन स्टील यूज़ होगा. तो वो स्टेज में ही ये फाइनलाइज किया जाता है. सो मोस्टली ये पाइपिंग में हम लोग ज़्यादा देखते हैं. ऑलमोस्ट मैंने तो कभी इसे कार्बन स्टील या मतलब स्ट्रक्चरल फील्ड में बहुत ही कम देखा है, बट किया जाता होगा. सो ये इसका जो मेटलर्जी है, इसका जो यूटिलाइजेशन है, ये ज़्यादातर करोजन रेजिस्टेंस के लिए होता है. तो ये हम लोग उसको पाइपिंग फ्लूइड जहाँ पे सिचुएशन आता है, जहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड 35% से ज़्यादा होता है, तो वो लाइन में जहाँ पे टेम्परेचर 220 डिग्रीज और प्रेशर 22,000 PSI तक जहाँ पे होता है, तो ये CRA ज़्यादा यूज़ होता है. सो सोर्स सिस्टम में जब हम लोग केमिकल रिफाइनरी में, केमिकल सिस्टम में जब सोर्स सिस्टम आता है, इसमें जो मोलिब्डेनम एलॉय है जो 625 से UNS नंबर 6625 है,
तो 625 से ज़्यादा कहा जाता है, 625, 825। सो 625 में 9% मोलिब्डेनम होता है। मैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी दिखाएगा आपको। तो इसमें जो क्रोमियम है और मोलिब्डेनम है और कोलम्बियम है ये और नोबियम भी है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से ये सीवियर कंडीशंस जो है, ये जो सल्फर एनवायरनमेंट है, जो केमिकली करोसिव एनवायरनमेंट है, उसको इजीली हैंडल कर पाता है। सो ये बहुत क्रूशियल है कि हम लोग राइट मटेरियल, राइट एनवायरनमेंट के लिए चूज करें, सो दैट जो, वरना क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पाइप है बिल्कुल 3 से 6 महीने के अंदर ही पूरा करोजन होके मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पाइप खत्म हो जाएगा। सो ये जो राइट मटेरियल चूज करना है, इसका रेंज ऑफ अलॉय कंपोजिशन ये डिजाइनर को तय करना है। फिर क्या ट्रीटमेंट पैरामीटर होगा ये उसको तय करना है। फिर कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेटलर्जी जो है ये सब ये आधार बनता है इसके डिसीजन में। फिर क्या डिग्रेडेशन का मतलब क्या मैकेनिज्म है करोजन का फाइटिंग करने के लिए। फिर ये जॉइनिंग कंसिडरेशन मतलब वेल्डिंग कंसिडरेशन क्या है। सो ये जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ CRA है, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड, ये बैकग्राउंड में ये पाइपिंग में यूज होता है। सो एग्जांपल्स ऑफ UNS N06625 is nickel chromium molybdenum alloy with additional of नोबियम। जब हम 625 का जिक्र करता है तो उसमें निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम ये अलॉइंग एलिमेंट होता है अलॉन्ग विद नोबियम। और अगर हम लोग 825 को देखता है कि UNS 825, सो इसका क्या कंपोजिशन है, ऑस्टेनेटिक निकल, आयरन, क्रोमियम एलॉय विद एडिशन ऑफ मोलिब्डेनम, कॉपर एंड टाइटेनियम। सो ये सारा जो एलिमेंट्स है, अगर इसको हम लोग ने इसमें यूज किया है, ये इसका मिल में जब इसको बनाता है तब ये UNS 825 बनता है। सो मैंने केमिकल कंपोजिशन आपको मैं दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये 625 का केमिकल कंपोजिशन है। इसमें कार्बन देखिएगा तो बहुत कम है, 0.1। क्रोमियम जो देखिए आप, क्रोमियम किस हद तक है इसमें, 20% तक है क्रोमियम, टाइटेनियम। और अगर आप फेरस देखेंगे तो 5 मैक्स। मोलिब्डेनम देखेगा तो ऑलमोस्ट 8 to 10% इसमें ये होता है, मोलिब्डेनम होता है। इसलिए ये जो अलॉइंग एलिमेंट की वजह से इसको आप UNS 625 कह सकते हैं। सो ये ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस देता है, एक्सीलेंस रेजिस्टेंस टू पिटिंग। मैंने अब जैसा आपको कहा कि ये करोजन से फाइट करता है, मतलब ये पिटिंग होने नहीं देता है। फिर समझो फॉर एग्जांपल फ्लूइड कहीं जम गया या कहीं बहुत देर तक वो लाइन यूज नहीं हुआ तो वो पिटिंग होने नहीं देगा। सो क्रीवाइज करोजन, इंटरग्रेनुलर करोजन, ये भी वो रोकने का कोशिश करता है। इंटरग्रेनुलर करोजन को समझना है तो जब हम लोग किसी स्टील को मैग्नीफाइंग ग्लास में से देखते हैं, 10x, 20x, 30x, तो उसमें हम लोग को जो ग्रेन्स दिखता है ना स्टील का, तो ये जो ग्रेन का जो बाउंड्री होता है वो एक्चुअली वहां से ही मटेरियल फेल होने को शुरू होता है। तो ये इंटरग्रेनुलर जो करोजन है, जो ग्रेन बाउंड्री को ये जो इजीली वो करोजन होने नहीं देता है, वहां से शुरुआत होने नहीं देता है। सो इसका रेजिस्टेंस जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ बहुत अच्छा इसका रेजिस्टेंस है, मतलब ये इसको अच्छा फाइट करता है। फिर अल्कली, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, करोजन। फिर इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और क्रीप रेजिस्टेंस और वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छा है। क्रीप रेजिस्टेंस को समझना है तो मैं एक 1 मिनट का शॉर्ट बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको क्रीप रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर देगा। फिर इसका रेजिस्टेंस क्लोराइड स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग के लिए जो SCSS है उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये सी वाटर को भी अच्छा मतलब रेजिस्ट करता है, क्योंकि सी वाटर सबसे ज़्यादा करोजिव माना जाता है। तो सी वाटर में बहुत सारा मिनरल्स होता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है, तो उसमें भी ये फ्लूइड से ये अच्छी तरह से काम कर सकता है ये मटेरियल। यूसेज में मैंने आपको ऑयल एंड गैस ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके अलावा न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ करोजन रेजिस्टेंस है, इनकोनेल 625 का ज़्यादा यूज देखा गया है। क्योंकि ये जो जब हम लोग कंट्रोलिंग रॉड्स रखते हैं रिएक्टर कोर में,
तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर सिस्टम में बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, वहाँ पे कोरोसिविटी भी बहुत हाई होता है। सो इसको 625 अच्छी तरह से विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर 625 650 तक, और वहाँ पे प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में फॉर एग्जांपल मैंने आपसे जिक्र किया कि 625 हीट रेजिस्टेंस करोजन रेजिस्टेंस होने के वजह से ये केमिकल प्लांट्स, हीट एक्सचेंजर्स, वाल्व्स, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये बहुत सारे प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ये आपको बाहर से नज़र नहीं आएगा, बट मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको पहचानना है। फिर एरोस्पेस में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली ये बहुत वर्सेटाइल है, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे सभी इंडस्ट्री में इसका यूज़ हुआ किया जा सकता है। सो चले चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे इसको कैसे इसको हैंडल करते हैं, फिर कैसे इसको रिपेयर करते हैं, रीवर्क कैसे बचाते हैं एंड ऑल दैट। एज यू नो दैट ये मटेरियल स्पेशल है, तो कोई भी मटेरियल स्पेशल हो या नॉन स्पेशल हो, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट है इसमें। सो वेल्डिंग करते समय फॉर एग्जांपल वेल्डर्स को गैसेस, फ्यूम्स से बचना है, जिस तरह से वो कॉपर या कॉपर निकल से वगैरह बचता है उस तरह। फिर इसको कन्फाइंड स्पेस में, ये ज़्यादातर एक्चुअली बंद स्पेस में वेल्डिंग होता है इसका, क्योंकि इसको ज़्यादा ओपन एरिया में आप वेल्डिंग करेगा तो करोजन वेरी क्विकली, ये जो डस्ट एंड ऑल एटमॉस्फेयर है इसमें इसको एक्चुअली वेल्ड करना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा बंद एनवायरनमेंट में वेल्ड करता है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो स्पेस में अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो। फिर क्लीनिंग एंड ऑल, ये तो हमेशा रिक्वायरमेंट है। फिर मतलब एरिया क्लीन नहीं होगा तो फिर नेचुरली इसका वेल्डिंग के टाइम पे अच्छा अच्छा नहीं है इस मटेरियल के लिए। फिर वेंटिंग मतलब आप अगर अच्छी तरह से इसको एरिया को हवादार रखेगा तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सो सीआरए का जो मटेरियल है इसको हमेशा स्टेनलेस स्टील की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। सो अबव ग्राउंड अच्छा खासा अलाउंस रख के इसे रखना चाहिए। जैसे कि आरामको में रिक्वायरमेंट है कि 12 इंच ग्राउंड के ऊपर इसको वुडन ब्लॉक्स पे रखते हैं, या कोई भी ब्लॉक पे आप रखेगा। अगर आप समझो इसको सीआरए सॉलिड सीआरए है, जैसे कि पूरा का पूरा पाइप ही 625 825 है, तो उसको आप स्टेनलेस स्टील की तरह ट्रीट करना चाहिए। और अगर आप इसको मेटल पे रखते हैं तो कोई रबर या कुछ तो उसके बैरियर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना चाहिए। फिर ये जो भी टूल्स आप यूज़ करते हैं इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड टूल होता है। कलर कोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक एरिया में सिर्फ सीआरए वेल्डिंग करने वाला होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये कलर कोडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर पेंट मार्कर, जिंक एंड क्लोराइड उसके ऊपर यूज़ नहीं होना चाहिए जो आप लिखते हैं, तो इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए उस मटेरियल से भी। हालांकि ये बनाई है करोजन रेजिस्टेंस करने के लिए, पर हम लोग फैब्रिकेशन के दौरान एटलीस्ट कोशिश करेगा कि करोजन इसमें पहले से ही नहीं डाल दिया जाए। सो लिफ्टिंग टैकल्स, ये जब उठाते हैं ना हम लोग ये वैसे पाइप्स को, तो इसको इस तरह उठाना चाहिए जैसे आप स्टेनलेस स्टील उठाते हैं। सो ये जो लिफ्टिंग टैकल्स में यूजुअली रस्ट पड़ा रहता है, यहाँ वहाँ का कचरा जमा रहता है, तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करके इसके लिए लिफ्टिंग टैकल अलग से बनाना चाहिए, और उसको पूरी तरह से आप मास्किंग टेप से मतलब वाइंड कर सकता है या रबर लगा सकता है। जिस तरह से आप हो सकता है कंटामिनेशन को रोकने का कोशिश करना चाहिए। सो सीआरए मटेरियल को आइडेंटिफिकेशन, सेग्रीगेशन, कलर कोडिंग ठीक से करना चाहिए, क्योंकि ये मिक्स नहीं होना चाहिए अदर मटेरियल के साथ। चलिए देखते हैं अभी क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर वेल्डिंग। क्योंकि जो है ना सीआरए पाइपिंग, ये दो टाइप में आता है। एक ये सॉलिड सीआरए करके आएगा। सॉलिड सीआरए मतलब पूरा का पूरा थिकनेस पाइप का,
CRA रहेगा, इनकोनेल 625 रहेगा या 825 रहेगा। और सिंस इसका जो एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा मटेरियल है, तो बहुत सारा कंपनीज या बहुत सारा डिजाइनर क्या करता है कि कार्बन स्टील का जो पाइप है उसको लेता है और उसमें 625 या 825 का 6 से 7 mm या 8 mm का ओवरले करवाता है, मतलब वेल्डिंग करवाता है अंदर से, और बाद में उसको अंदर से मशीनिंग करवाता है। तो आपको इनकोनेल का अच्छा खासा 3 से 4 mm का लेयर मिलेगा पहले, और बाद में कार्बन स्टील का लेयर चालू होएगा। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आता है कि पहले CRA रूट में आपका CRA मिलता है आपको, और 4 से 5 mm छोड़ने के बाद कार्बन स्टील का लेयर शुरू होता है, और वो दोनों इस तरह से वेल्डेड रहता है कि आपको जैसे हम लोग कार्बन स्टील के ऊपर स्टेनलेस स्टील का इलेक्ट्रोड यूज करके वेल्डिंग करता है, तो दोनों फ्यूज हो गया रहता है, तो ये अलग नहीं होता है, अच्छी तरह से बॉन्डेड रहता है। वेल्डिंग ठीक तरह से इसको पाइप में SAW वेल्डिंग से या FCAW वेल्डिंग से वेल्डिंग करके दोबारा उसको अंदर से बोरिंग कर देता है या मशीनिंग कर देता है। सो मैं वो बताऊंगा आपको कैसे दिखता है वो। सो क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से ही। सो पूरा वेल्डर रिगर ग्लोव्स शैल बी फ्री ऑफ ऑयल ग्रीस अदर कंटामिनेंट। पूरा ऑयल ग्रीस एनवायरनमेंट से एकदम ड्राई रखना है, और इंटरनल CRA सरफेस को भूल से भी हाथ से टच नहीं करना है, या ग्लोव से ही टच करना है हमेशा। कंटेमिनेटेड ग्लोव्स होगा आपके पास, यहाँ वहाँ से आप काम करके वहाँ आएंगे वो CRA एरिया में और काम करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। CRA एरिया में जब जाएगा तो नया ग्लोव्स पहनना है आपको, और शू को प्रोटेक्ट करना है। चाहिए तो आप वो कवरऑल डालिए जो एक जिसका जो हम लोग डाल के यूज एंड थ्रो कवरऑल, ये भी आप पहन सकते हैं, या कवरऑल चेंज करके जा सकता है वो एरिया में। सो बेस मेटल जो वेल्ड करना है उसको भी हम लोग जो जब कटिंग करेगा, ग्रीस, ऑयल, वैक्स, प्राइमर, ये वो सब तरह का कंटेमिनेशन से इसको दूर रखना है हमें। सो जब फैब्रिकेटर फिटअप करेगा, ये फिटअप करने के टाइम पे उसको कट करेगा, या उसको लेट्स से ग्राइंडिंग करेगा, बफिंग करेगा, सो उसको बहुत हाई लेवल ऑफ क्लीनिंग वहाँ रखना है। और विंडशील्ड भी प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो CRA का वेल्डिंग होता है बाजू बाजू में, तो उसका जो ग्राइंडिंग डस्ट है ये सब उसमें नहीं आना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से इसको एरिया को जहाँ पे ये वेल्डिंग होने वाला है ठीक तरह से इसको बचाना है हमको। सो क्लीनिंग और डीग्रीसिंग, फॉर एग्जांपल आप कितना भी अच्छी तरह से आप फिटअप कर लो, फिर भी आपको क्लीनिंग सॉल्वेंट से बराबर से बेवल को पहला क्लीन करके ज्वाइन करने के बाद भी वेल्डर जब आएगा उसको भी क्लीन करना पड़ेगा, उसको अपना फिलर वायर भी क्लीन करना पड़ेगा ये फ्लूइड से। सो वेल्ड बेवल एज और उसके बाजू में जो 25 mm है हीट अफेक्टेड जोन, ये दोनों एरिया को अच्छी तरह से वो क्लीन करेगा। बिल्कुल एकदम एक क्लीनिंग सॉल्वेंट मिलता है जो इसके लिए ही बनाया गया है, उसको यूज करके वो क्लीन करेगा बेवल को, फिर वेल्डिंग शुरू करेगा। सो ये जो नॉन क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट है, आप अगर नॉन क्लोरीनेटेड एसीटोन यूज करेगा तो बहुत ही अच्छा है। और स्पेशल एमरी पेपर होता है इसका। डिटर्जेंट कभी कभी बार जो अगर ऑयल वगैरह गिर गया तो उसको डिटर्जेंट वाटर मैनुअल क्लीनिंग से एकदम क्लीन करके, फिर एसीटोन से क्लीन करके, फिर ही उसका आपको ये वेल्डिंग शुरू करना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि ये कैसे दिखता है अंदर से, मैं ये आपको बताएगा। ये जो पहला वाला आप ब्लू कलर का पाइप देखेगा, मैंने पाइप का एक डायग्राम बनाया, तो ये जो मैंने दिखाया है, मैं इसको स्विच कर देता हूँ, एक सेकेंड ना। ये जो है ये लेयर यहाँ आएगा, ये ऊपर वाला लेयर रहेगा। ओके, अब इसको आप इजीली समझ सकते हैं।
दोबारा शुरू करता हूँ इसको। सो आप देख सकते हैं कि इधर जो नीचे का जो थिकनेस है, ये एक थिकनेस है और फिर उसका ऊपर और एक थिकनेस है। सो पहला लेयर जो होता है रूट साइड से, वो एलॉय 625 या 825 का लेयर होता है, 4 mm 5 mm डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर। और उसके बाद जो 10-12 mm है या 25 mm है, वो कार्बन स्टील का नॉर्मल पाइप रहता है। सो जब हम लोग बेवल की तरह इसको देखेगा तो आप देख सकते हैं नीचे जो ग्रे कलर है ये 625 या 825 होता है, और पाइप का जो बचा हुआ लेयर रहता है वो, ये जो बेवल है ये पूरा कार्बन स्टील का रहता है। सो API 5L पाइप वर्सेस API 5L पाइप या फ्लांज, तो मैंने दोनों का तरफ का जो ये वेल्डिंग का फिटअप दिखाया है। 1 सेकेंड, मैं इसको प्ले मोड में डालता हूँ, ये देखने में इजी लगे। ओके, बड़ा भी लगे है ना। सो ये जो आप जब इसका ये जो गैप है, रूट गैप, ये मिसअलाइनमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से चेक करना है। ये मिसअलाइनमेंट मैक्स टू मैक्स मिसअलाइनमेंट 1.6 1 mm ही होना चाहिए। ये आप गैप गेज से चेक कर सकता है, टेपर गेज से आप टेपर गेज से तो रूट गैप ही चेक कर सकता है, बट गैप गेज से आप बाकी का मिसअलाइनमेंट भी चेक कर सकता है। और फिर ये जब वेल्डिंग शुरू करेगा, जो ये जो रूट पास में वेल्डिंग करेगा, तो इसको पूरा वेरी वेरी हाई क्लीन एनवायरनमेंट में इसको वेल्डिंग करेगा। इसका एक अलग फिलर वायर होगा, और जब ये कार्बन स्टील के लेयर में एक पास बन जाएगा इसका, फिर नॉर्मल कार्बन स्टील का जो इलेक्ट्रोड होता है 70-18 हो सकता है, या इसके मैटर में इसका जो भी स्ट्रेंथ है 8018 होगा, तो वो इलेक्ट्रोड लगेगा। पर पहले फिलर वायर जब ये GTAW से आप मारने को शुरू करेगा, ये यूजुअली GTAW ही यूज होता है क्योंकि इसका बहुत हाई लेवल ऑफ क्वालिटी का इसमें ज़रूरत होता है। सो GTAW से जब ये रूट पास आप मारेंगे तो ये हाई क्लीन एनवायरनमेंट, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरह से ये क्लीन एनवायरनमेंट में वेल्डिंग होगा जब तक ये कुछ पासेस कार्बन स्टील के लेयर में चला नहीं जाता। एक बार ये पूरा रूट बन गया, फिर आपका जो ये रूट लेयर है इसमें और उसमें आपको क्लीनिंग का इतना ज़रूरत नहीं रहेगा, तो आपको कार्बन स्टील का जो आपके पास ग्राइंडर है, कार्बन स्टील का जो यूज़ ब्रश वायर ब्रश है, ये आप पूरा वेल्डिंग करने के लिए, फिनिश करने के लिए यूज़ कर सकता है। पर जब तक ये रूट ख़त्म नहीं होता है, आपको कुछ जो टूल्स रखना है वो CRA का टूल्स रखना है, और आधा वेल्डिंग होने के आधा या लगभग रूट एंड हॉट पास के बाद आपको बाकी का जो कार्बन स्टील का जो टूल्स है वो रखना है। सो आपको 2 तरह का टूल्स आपके पास होना चाहिए। सो देखते हैं कैसे इसको फिटअप किया जाता है। यूजुअली मैं कार्बन स्टील ये जो अंदर बुलेट रख के टैग किया है, इसको मैं कहूँगा इसको अवॉइड करो और ब्रिज टैग करो। क्यों? क्योंकि जब ये रूट पास, जब ये इसका ये बुलेट पीस, जब ये कार्बन स्टील का ये बुलेट पीस होगा, जब ये यहाँ पे ऊपर उसको टैग करेगा, तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ग्राइंडिंग या किसी चीज़ में कि ये रूट कंटेमिनेट हो जाता है। फिर आप वैसे भी रूट को तो क्लीन करके वेल्डिंग करने ही वाले हैं, फिर भी मैं इसको बोलेगा ये हम लोग को इसको ज़्यादा वी डोंट गिव मच प्रायोरिटी टू दिस, इसको मैं प्रायोरिटी नहीं देगा। ये कैसा है, ये बाहर के साइड में ये टैग होता है, वेल्ड भी बाहर के साइड होता है, तो आपका ये इंटरनल लेयर बहुत ही क्लीन रहता है और कंटेमिनेशन होने का बहुत कम चांस रहता है। सो वेल्डिंग पैरामीटर्स, जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल है, वेल्डिंग प्री हीट का रिक्वायरमेंट है, ये एज पर रेलेवेंट WPS जो वेल्डिंग इंजीनियर ने दिया है वही यूज़ होगा। उसमें बहुत ही मतलब वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर लेके इसको टैग वेल्डिंग करना है। मतलब इसको आप नॉर्मल कार्बन स्टील करके ट्रीट नहीं कर सकता। और जब ये इलेक्ट्रोड आप यूज़ करेगा टैकिंग के लिए, तो वो कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड है, तो दोबारा टैकिंग के बाद इमीडिएटली इसको साइड में रखना है, और सो दैट ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा वहाँ पे कि कौन सा इलेक्ट्रोड कार्बन स्टील का है, कौन सा ये। सो ये जो इलेक्ट्रोड हैंडलिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एरिया में। और अगर वेल्डर को लगता है कि ये फिटअप सही नहीं है, तो वो रिजेक्ट करना चाहिए, वेल्डर ने खुद बोलना चाहिए
कि ये फिटअप परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो रूट गैप है और जो ये इंटरनल वेल्डिंग के लिए जो उसको परफेक्ट रूट गैप चाहिए, मिसअलाइनमेंट लेस कम से कम होना चाहिए, तो वेल्डर के हिसाब से ही आपको बना के देना चाहिए। सो जो इनर सरफेस है ये पाइप का, तो मैंने आपको कहा था कि ये अभी पर्जिंग भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको आप स्टेनलेस स्टील के एनवायरनमेंट जैसा ही वेल्डिंग करना चाहिए इसको। सो प्योर पर्जिंग करने के लिए बैकिंग गैस आर्गन 99.995 प्योरिटी वाला हॉट पास तक इसको आप पर्जिंग करना चाहिए, सो दैट रूट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ये भी कार्बन स्टील और ये भी स्टेनलेस स्टील की तरह करोजन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर आप उसको पर्जिंग नहीं किया तो। सो पर्जिंग आप बहुत सारा टाइप है पर्जिंग करने के लिए। आप यूजुअली फोम यूज कर सकता है, पर्जेबल सॉल्विंग डैम, सोल्यूबल डैम, वाटर सोल्यूबल डैम यूज कर सकता है जो पानी से सोल्यूबल हो जाता है, या डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेटेबल, बहुत बार इन्फ्लेटेबल डैम्स भी यूज करता है, डिपेंडिंग आपका साइट का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्कशॉप का एनवायरनमेंट कैसा है, साइट का एनवायरनमेंट कैसा है। सो अवॉइड करो पेपर या कार्डबोर्ड कुछ भी यूज करने के लिए, वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो टिकता नहीं है। फिर ऑक्सीजन कंटेंट मैंने आपको कहा कि इसको स्टेनलेस स्टील की तरह ही पर्ज करना चाहिए। सो बैक पर्ज 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये पूरा का पूरा वेल्डिंग मॉनिटर करना चाहिए क्यूसी ने, और ये एरिया में स्पेशल क्यूसी को रखना चाहिए सिर्फ जो यही सब देखेगा। हर एक वेल्डर को अपना पर्ज मॉनिटर अलग रखना है। ये ऐसा नहीं चलेगा कि दो जगह पर्जिंग चल रहा है और एक ही पर्ज मॉनिटर से दोनों काम चला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वेल्डिंग शुरू करने से पहले हमको जो कंज्यूमेबल है इसका पीएमआई करना चाहिए। जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील में पीएमआई करते हैं, इसका भी पीएमआई होना चाहिए, उसको एमपीसी से साथ मैच करना चाहिए, और क्यूसी मटेरियल क्यूसी को इसको फिर ही इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो फिर जिटाओ वेल्डिंग इक्विपमेंट जो है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी इनिशिएटर होना चाहिए, बिकॉज ये जो है ना ये वेल्डिंग ये हाई फ्रीक्वेंसी में होगा। फिर इसका एम्पियर वोल्टेज, ट्रैवल स्पीड, हीट इनपुट और प्री हीट टेम्परेचर, इंटरपास टेम्परेचर, ये सब हमको डब्ल्यूपीएस के हिसाब से मेंटेन करना है, और यही इसी को देखने के लिए एक फुल टाइम क्यूसी का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। सो एकदम हाई हीट इनपुट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है क्रैक्स इसमें तो क्रैक बहुत जल्दी पता चल जाता है सीआरए लेयर में, फिर डिस्टोर्शन होने का चांस है। मैंने आपको कहा कि सीआरए और कार्बन स्टील का लेयर फ्यूजन हो गया होता है, सो वहाँ पे ये डिस्टोर्शन आएगा तो वहाँ डीलैमिनेशन हो सकता है, तो इस तरह इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होगा। सो अब जब इसका रूट पास कंप्लीटली वेल्ड करेगा तो आपको टॉप में या साइड में कहीं तो भी एक विंडो छोटा सा ओपन करके रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, जहां से क्यूसी विजुअल इंस्पेक्शन कर सकता है। वो टॉर्च अंदर से मार के विजुअल इंस्पेक्शन करेगा, या तो वो छोटा सा बोरोस्कोपी लाके, आजकल बोरोस्कोपी का अच्छा कैमरा बहुत सस्ता रहता है, वो आप मोबाइल में लगा के भी आप इसका स्क्रीन को फोटो भी ले सकता है, सो बोरोस्कोपी भी कर सकता है, या छोटा बोर होएगा तो आसानी से वो टॉर्च मार के रूट चेक करके फिर आपको वेल्डर को बोलेगा तो वेल्डर रूट फ्यूज करके फिनिश कर देगा वेल्डिंग। इसमें मैं थोड़ा वेल्डिंग जो वेल्ड बीड है इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। सो जो वेल्ड का जो डेप्थ रेशियो है, डेप्थ टू विड्थ रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्ले होता है। सो वेल्ड बीड शेप आप देखेगा तो बहुत ही क्रिटिकल है, और ये आपको ये 3 ड्राइंग से समझता है। पहले वाला विड्थ ज़्यादा है और डेप्थ कम है, सो इसमें सरफेस क्रैक आने का चांसेस है। दूसरा में विड्थ कम है और डेप्थ ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल लाइन क्रैकिंग आने का चांस ज़्यादा है, जैसा ये पीछे का स्लाइड में हम लोग ने देखा था, ये अपने देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह इसमें थोड़ा बहुत आया हुआ है। और थर्ड जो इसमें विड्थ टू डेप्थ रेशियो परफेक्ट है, ये आपको अच्छी तरह से वेल्डिंग देगा।
तो ये सब डिज़ाइन करने के टाइम पे, जो कटिंग करने का टाइम से भी पहले, नेस्टिंग करने से भी पहले टाइम पे ये सब क्यूसी और वेल्डिंग इंजीनियर ने देखना चाहिए, सो दैट इसका वेल्डिंग आसान हो सके। फिर रूट होने के बाद बहुत जगह पे हम लोग एडवाइस करता है कि 100% डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करना चाहिए रूट पास के बाद। ये रूट पास के बाद नहीं हुआ तो हॉट पास के बाद। फिर इन जनरल मैं कहूँगा अच्छा अर्थिंग होना चाहिए इक्विपमेंट का, वेल्डिंग का। फिर केबल का देखना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई हीट फ्रीक्वेंसी पे वेल्डिंग करेगा तो केबल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी इसमें रिस्क होगा, नेचुरली वेल्डिंग कर रहा है इसलिए। और आर्क ब्लो, ये सब नॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सेफ्टी के लिहाज से। सो यही है आज का ये जो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, CRA। आई होप आपको ये मतलब इन डेप्थ नहीं कहूँ तो भी एटलीस्ट आपका नॉलेज ब्रश अप करेगा, ये थोड़ा साइट में आपको अवेयरनेस रखेगा। QC इंस्पेक्टर के लिए वीडियो बहुत अच्छा है, फोरमैन जो है ये जिस पे पाइपिंग में काम करता है उसके लिए बहुत अच्छा है, वेल्डर के लिए अच्छा है। इसीलिए मैंने इसको हिंदी में बनाया है, सो दैट हमारा जो बड़ा ऑडियंस है वहाँ पे, जो इस तरह से इंग्लिश को कैच नहीं कर पाएगा जिसमें यहाँ पे इसमें यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में रखा है। किसी को ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको इंग्लिश में, इट्स माई पैशन, इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश में वीडियो बनाना भी मुझे बहुत पसंद है, सो आई विल डू इट। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय ऑल।